नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। नेपाल दुनिया का इकलौता देश है जो कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अब अब्राहमिकों के कब्जे में फंसता नेपाल अचानक से वहां हिंदुओं की जनसंख्या घटने लगी। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी में वृद्धि हुई है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है। नेपाल में हिंदू प्रमुख धर्म है जो कुल आबादी का 81.19% हिस्सा है। नेपाल में पिछले एक दशक में हिंदुओं और बौद्धों की आबादी में गिरावट आई है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी में वृद्धि हुई है। देश की ताज़ा जनगणना रिपोर्ट में यह जानकारी निकलकर सामने आई है। केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 2021 की जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल में हिंदू प्रमुख धर्म है जो कुल आबादी का 81.19% हिस्सा है। इसमें कहा गया है 2,36,77,744 लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। बौद्ध देश में दूसरा सबसे अधिक अनुसरण किया जाने वाला धर्म है, जिसके 23,94,549 अनुयायी हैं। बौद्ध नेपाल की आबादी का 8.2% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14,83,060 लोग इस्लाम का अनुसरण करते हैं और कुल आबादी का 5.09% हिस्सा है। यह देश का तीसरा ऐसा धर्म है जिसका सबसे अधिक अनुसरण किया जाता है। जनगणना रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि पिछले एक दशक में हिंदुओं और बौद्धों की आबादी में गिरावट आई है, जबकि मुसलमानों, ईसाइयों और किरातों की आबादी में वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में हिंदू धर्म के अनुयायियों में क्रमशः 0.11% तो वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायियों में क्रमशः 0.79% की गिरावट आई है, लेकिन मुसलमानों, किरातों और ईसाइयों की आबादी बढ़ी है। इसी तरह इस्लाम की आबादी में क्रमशः 0.69% तो वहीं किरात 0.17% तो ईसाई की आबादी में 0.36% की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के दौरान हिमालय राष्ट्र में 81.3% हिंदू, 9% बौद्ध, 4.4% मुस्लिम, 3.1% किराती और 0.1% ईसाई थे। हालांकि ये रिपोर्ट नेपाल में हर 10 साल में दी जाती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण परिणामों में देरी हुई। तो आज आपको नेपाल के उन इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नेपाल दुनिया का इकलौता देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, इसलिए इसकी हिंदू संस्कृति समृद्ध होती रही और बाहरी आक्रमणकारियों का यहाँ कुछ ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो सका। भारत की उत्तरी सीमा के अंतर्गत पश्चिम में सतलुज नदी से पूर्व में सिक्किम तक लगभग 500 मील फैला हुआ एक स्वतंत्र देश जिसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल पोखरा संस्कृति और रोमांच का केंद्र भी है। हिमालय की तराई में बसा पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटक स्थल है। देवताओं का घर कहे जाने वाले नेपाल विविधताओं से पूर्ण है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक और यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं, वहीं दूसरी ओर तीर्थ स्थान। नेपाल के उत्तर में चीन की स्वायत्त शासित प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी है। नेपाल विश्व का प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राज्य भाषा नेपाली और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल हिमालय में बसा हुआ है। इसका दक्षिणी मधेश भाग उपजाऊ है। नेपाल में विविध प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। वैदिक काल के रिकॉर्ड से ही नेपाल शब्द को लिया गया है। नेपाल में ही अंतिम हिंदू साम्राज्य था। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम का जन्म भी दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महाभारत वन पर्व में नेपाल का उल्लेख कर्ण की दिग्विजय के संबंध में है। नेपाल देश में जो राजा थे उन्हें जीतकर वह हिमालय पर्वत से नीचे उतर आया और फिर पूर्व की ओर अग्रसर हुआ। इसके बाद कर्ण की अंग वंग आदि पर विजय का वर्णन है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों से नेपाल को भारत का ही एक अंग समझा जाता था। नेपाल नाम भी महाभारत के समय प्रचलित था। नेपाल में बहुत समय तक अनार्य जातियों का राज रहा। मध्य युग में राजनीतिक सत्ता मेवाड़ राजस्थान के राजवंश की एक शाखा के हाथ में आ गई। राजपूतों की यह शाखा मेवाड़ से मुसलमानों के आक्रमण से बचने के लिए नेपाल में आकर बस गई थी। इसी क्षत्रिय वंश का राज आज तक नेपाल में चला आ रहा था। नेपाल के अनेक स्थान प्राचीन काल से अब तक हिंदू तथा बौद्धों के पुण्य तीर्थ रहे हैं। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ आदि स्थान भारतवासियों के लिए भी उतने ही पवित्र हैं जितने कि नेपालियों के लिए। नेपाल 3री शताब्दी
ईसा पूर्व में अशोक के साम्राज्य का एक अंग था। 4वीं शताब्दी में नेपाल राज सम्राट समुद्रगुप्त की सार्वभौम सत्ता स्वीकार करता था। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया। इसके उपरांत इस देश में आंतरिक संघर्षों के कारण अत्यधिक रक्तपात हुआ। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज करते थे। इसके बाद जब नेपाल में मल वंश, जिसका सबसे प्रसिद्ध शासक यक्षमल लगभग 1426 से 1475 ईस्वी तक राज्य किया था। मिथिला के शासक नान्यदेव ने नेपाल पर अपना नाम मात्र की प्रभुत्ता स्थापित की थी। यक्षमल ने मृत्यु के पूर्व ही राज का बंटवारा अपने पुत्रों और पुत्रियों में कर दिया था। इस विभाजन के फलस्वरूप नेपाल काठमांडू तथा भातगांव के 2 परस्पर प्रतिद्वंदी राज्यों में बट गया। इन झगड़ों का लाभ उठाकर पश्चिमी हिमालय के प्रदेशों में बसने वाली गोरखा जाति ने नेपाल पर अधिकार कर लिया। गोरखाओं ने अपने सैनिक शक्ति में वृद्धि कर नेपाल को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। अगर बात नेपाल के इतिहास की करें तो यहाँ की बागडोर गुप्त वंश से लेकर किरात वंशी, सोमवंशी, लिच्छवी और सूर्यवंशी राजाओं के हाथों में रही। साल 1765 में नेपाल पर गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह का राज था। कहते हैं कि राजा पृथ्वी नारायण शाह ने ही नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की थी। इससे पहले नेपाल छोटी छोटी रियासतों और कुलों के परिसंघों में बटा हुआ था। 1768 ईस्वी में शाह वंश के पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के पूर्वी और पश्चिमी रियासतों को जीतकर उन पर हुकूमत करने लगे। अगले करीब 80 सालों तक यहाँ शाह वंश का राज रहा। इसके बाद जब राजवंश के 5वें राजा राजेंद्र विक्रम शाह गद्दी पर बैठे थे, तब उनके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के सीमाई इलाकों पर कब्जा कर लिया। उसके कारण 1815 में लड़ाई छिड़ गई, जिसका अंत सुगौली संधि पर समाप्त हुआ। इसके बाद फिर 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के रूप में उभरे। इसके बाद साल 1923 में ब्रिटेन से हुई संधि के कारण नेपाल को संप्रभुता तो मिल गई, लेकिन भारत की आज़ादी के प्रभाव में नेपाल में भी लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हो गए। साल 1846 में सेना के एक जनरल जंग बहादुर राणा ने तख्ता पलट करते हुए खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। कहा कि राणा वंश के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राजा शाह वंश का बनेगा। 100 साल तक यह सिस्टम चला। फिर साल 1951 में शाह वंश ने राणा वंश को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाते हुए पूरे सिस्टम पर अपना कब्जा कर लिया। यानी अब राजा और प्रधानमंत्री दोनों शाह वंश के बनने लगे। राणा वंश की पूरी तरह छुट्टी हो गई। 1955 में महेंद्र शाह नेपाल के राजा बने। उन्होंने 1959 में देश का संविधान बदलते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम कर दिया, यानी प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और राजा शासन का प्रमुख रहेगा। इसी व्यवस्था के तहत देश में पहली बार आम चुनाव हुए, जिसमें नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन राजा ने 1 साल बाद ही सभी राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगा दिया। इसके बाद भी राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। साल 1972 में राजा बीरेंद्र विक्रम शाह ने राजकाज संभाला। साल 1979 में एक बार फिर लोकतंत्र के समर्थन में जन आंदोलन शुरू हो गया। 80 के दशक के मध्य में राजा के खिलाफ एक जन आंदोलन जोर पकड़ने लगा, जिसकी अगुवाई नेपाल कांग्रेस पार्टी कर रही थी। 1990 तक ये विरोध उग्र और हिंसक होने लगा। आखिरकार राजा को बढ़ते विरोध के आगे झुकना पड़ा और अप्रैल 1990 में नए संविधान के तहत नेपाल को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम लागू किया गया। अगले ही साल चुनाव हुए और नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, जिसमें गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने। दूसरी ओर साल 1996 में माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। 1 जून 2001 को नेपाल के राजमहल में राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी और अन्य रिश्तेदारों की सामूहिक हत्या कर दी गई। तब राजगद्दी पर राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह बैठे। इसी के साथ नेपाल में जन आंदोलन शुरू हुआ और राजा को सत्ता जनता के हाथों में सौंपनी पड़ी। इसके बाद 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म करते हुए नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसके साथ ही दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र को सेकुलर नेशन घोषित कर दिया गया। साल 2020 में 19 सितंबर को नेपाल में संविधान दिवस मनाया गया। तब नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने राष्ट्र के हित में सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी। कमल थापा ने ट्वीट कर भी कहा था कि राष्ट्र के व्यापक हित को देखते हुए नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। अगस्त 2021 में नेपाली सेना के पूर्व जनरल रुकमांगुड कटवाल 2006 से 2019 के बीच नेपाली सेना प्रमुख ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र फिर से बनाने के लिए एक अभियान शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि यह अभियान धर्म के आधार पर
पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देगा। उन्होंने नेपाल को विश्व हिंदू धार्मिक संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बनाया ताकि नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा बहाल किया जा सके। मार्च 2022 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता व तत्कालीन पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री प्रेम अले ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हमारे संविधान ने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, लेकिन अगर बहुसंख्यक आबादी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है तो जनमत संग्रह के माध्यम से नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसी मांग आती है तो वह एक रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल में धर्म परिवर्तन के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। 14 जनवरी 2023 को बीबीसी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि एक दशक से भी कम समय में नेपाल में ईसाई आबादी में 68% की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से दक्षिण कोरिया से आए ईसाई मिशनरियों की बदौलत ईसाई मिशनरियों ने नेपाल में बुद्ध के जन्मस्थान को निशाना बनाया। शीर्षक वाली इस एक रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे दक्षिण कोरिया विशेष रूप से नेपाल में धर्म प्रचारकों की बड़ी फौज भेज रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2011 में नेपाल में लगभग 3,76,000 ईसाई थे, जो अब बढ़कर लगभग 5,45,000 हो गई, मतलब 68% की वृद्धि हुई। गौरतलब है कि नेपाल में ईसाइयों की कुल आबादी अब 2% हो गई, जबकि हिंदू 80% और बौद्ध 9% है। साल 1951 में नेपाल में ईसाइयों की संख्या 0 थी, जो 1961 में बढ़कर 458 हो गई। तब से संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। साल 2008 में देश में 240 साल पुरानी हिंदू राजशाही खत्म हो गई और वह सेकुलर हो गया। रिपोर्ट बताती है कि देश की धार्मिक स्थिति में बदलाव ने ईसाई आबादी को बढ़ाने में बहुत मदद की। वहीं दूसरी ओर एशिया न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली श्रमिक संघ द्वारा आरोप लगाया गया कि अरब देशों में काम करने गए नेपाली अप्रवासी लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। कतर में 2000 मामले, अरब अमीरात और मलेशिया जैसे देशों में 4000 मामलों के बारे में बताया गया है। उनसे हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम को गले लगाने को कहा जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।